Good morning student. This is our lecture 7th of class 9 lesson 1 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर को हम चेंज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पे। लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और प्रेशर के बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब ये आपको हमें पता है, पूरे हमने अब स्टार्टिंग से पढ़ा है कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेस है उनके बीच में मेन डिफरेंस ये सॉलिड लिक्विड गैसेस का क्यों है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस के कारण हमने उनको सॉलिड लिक्विड गैसेस में बताया है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इंक्लोज इन ए सिलेंडर। अब क्या होगा जब हम कोई एक सिलेंडर में गैस है उसको हम जब कंप्रेस करेंगे, उसके अंदर दबाएंगे उसको, तो क्या होगा, विल द पार्टिकल्स कम क्लोज, क्या उसके जो गैस के पार्टिकल्स से पास आने लग जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है क्या, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में हम बदल सकते हैं क्या। अब ये आपके पास डायग्राम देखो, इसमें गैस के पार्टिकल्स है ये। जब हम इसको पिस्टन से कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स कैसे है, नेक्स्ट क्या आ रहे हैं, पास आ गए। जब इसको और दबाओगे तो ये बिल्कुल पास आ जाएंगे, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अब प्रेशर लगाने पे और टेम्परेचर को रिड्यूस करने पे, कम करने पे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफियर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अब अपने पास जो सॉलिड CO2 है उसको हम गैसेस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमोसफियर, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज करने से हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड CO2 है अपने उसको हम इसमें गैसेस में बदल देते हैं, डायरेक्ट वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, लिक्विड स्टेट को अवॉइड कर देगा। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड CO कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी कारण उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। वो लिक्विड स्टेट में ना आके डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर एट 1 एटमोसफियर। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gases। इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये डायग्राम है, इसमें देखिए सॉलिड है, सॉलिड ये डायग्राम है, इसमें देखिए सॉलिड है। सॉलिड को जब हम लिक्विड में बदलते हैं तो किसके प्रोसेस के थ्रू, फ्यूज़न के, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से ये लिक्विड है, जब गैसेस में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन के थ्रू, जो वेपर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। उसको ठंडा करते हैं तो उससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अपने पास जो गैस है, गैस को हम सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिपोजिशन। अभी लास्ट क्लास में बिल्कुल दोनों प्रोसेस हमने देखे थे, ठीक है। तो गैस को सॉलिड में बदलने के लिए डिपोजिशन है और सॉलिड को गैस में बदलने के लिए सब्लिमेशन, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेज नहीं आता है इसमें। स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर 8 ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या हमें हमेशा एक मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हीट और प्रेशर लगाना पड़ता है। कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point। तो अपने डेली लाइफ में से कुछ ऐसे उदाहरण हमें बताने हैं जिससे लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे ही। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अगर वाटर हमने रखा, उसको खुला छोड़ के और रख दिया आपने, मान लो, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे वाटर वेपर्स में चेंज होता जाएगा और धीरे धीरे उसका वाटर काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन धीरे धीरे उस वेसल का, या कोई वेसल में आपने रखा, कटोरी में रखा है थोड़ा सा, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो पानी बिल्कुल वहाँ से सूख जाएगा। और जैसे आपने नदियाँ हैं, तालाब है, उसमें भी जो वाटर रहता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे सूखने लगता है। वेट क्लोथ ड्राई अप, गीले कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे वो सूखते हैं, गीले कपड़े हैं जो वो ड्राई हो जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन दी अबव टू केसेस। तो इन दोनों केसेस में पानी का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, लिक्विड था उसके अंदर लेकिन वो लिक्विड गायब हो जाता है, कैसे होता है।
वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें पता है जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड या गैसेस, उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है ज़रूर। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़रूर प्रेजेंट होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapor। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी लिक्विड है अपने पास, ये लिक्विड का जो ऊपर का जो लेयर है, परत है ऊपर की जो सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसके जो और पार्टिकल्स हैं उनसे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। This phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation। और इस फिनोमिना को, जो कि कोई भी लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एवोपरेशन। फैक्टर्स इफेक्टिंग एवोपरेशन। अब जो फैक्टर्स है जिससे एवोपरेशन इफेक्ट होता है, फर्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब हम किसी का सरफेस एरिया, जैसे आपके पास एक कटोरी है, उसका सरफेस एरिया वाटर का कम है और वहीं आपके पास एक प्लेट है, प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो किसका जो वाटर है जो प्लेट का वो जल्दी एवोपरेट होगा इन कंपैरिजन टू बाउल के। अन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो दैट एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। और मैंने अभी आपको बताया ही था इस डायग्राम में कि जो सरफेस एरिया के पार्टिकल्स है वो एवोपरेट होते हैं, तो ये फिनोमिना किस चीज़ का है, सरफेस एरिया का। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने कपड़े सुखाते हो तो आप कपड़े को अगर फैला के डालोगे तो वो जल्दी सूखेंगे और सिकोड़ के डालोगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। सेकेंड पॉइंट है अन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो उनका फोर्स अट्रैक्शन मूव कम हो जाएगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से। थर्ड पॉइंट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है, जो हवा में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसको द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। और हवा होती है उसके अंदर जब पहले से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण क्या होता है वो अपने प्रेजेंट होते हैं, इस कारण वो और वाटर मॉलिक्यूल्स को अब वेपर्स को अब्जॉर्व नहीं कर पाते। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज। और इस कारण अब उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो उसका वाटर तो ऑलरेडी हाई है, इस कारण वो ऑब्जर्वेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब जो विंड है हवा की स्पीड पे भी डिपेंड करता है ये। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। अब आप देखो जब हवा चलती है ज़्यादा उस टाइम पे कपड़े जल्दी सूखते हैं और इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डे। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। अब जैसे हवा चलेगी, हवा के साथ साथ जो अपने पास वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करेंगे। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और जिससे जो वाटर वेपर्स अपने सराउंडिंग का डिक्रीज हो जाएगा। कटोरी है उसका सरफेस एरिया वाटर का कम है और वहीं आपके पास एक प्लेट है, प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो किसका जो वाटर है जो प्लेट का वो जल्दी एवेपोरेट होगा इन कंपैरिजन टू बाउल के। अन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, वी नो दैट एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। और मैंने अभी आपको बताया ही था इस डायग्राम में कि जो सरफेस एरिया के पार्टिकल्स है वो एवेपोरेट होते हैं, तो ये फिनोमिना किस चीज़ का है, सरफेस एरिया का। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने कपड़े सुखाते हो तो आप कपड़े को अगर फैला के डालोगे तो वो जल्दी सूखेंगे और सिकोड़ के डालोगे तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। सेकेंड पॉइंट है अन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो उनका फोर्स अट्रैक्शन मूव कम हो जाएगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से।
थर्ड पॉइंट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है, जो हवा में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसको द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। और हवा होती है उसके अंदर जब पहले से वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण क्या होता है वो अपने प्रेजेंट होते हैं, इस कारण वो और वाटर मॉलिक्यूल्स को अब वेपर्स को अब्जॉर्व नहीं कर पाते। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज। और इस कारण अब उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो उसका वाटर तो ऑलरेडी हाई है, इस कारण वो ऑब्जर्वेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब जो विंड है हवा की स्पीड पे भी डिपेंड करता है ये। इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। अब आप देखो जब हवा चलती है ज़्यादा उस टाइम पे कपड़े जल्दी सूखते हैं और इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डे। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। अब जैसे हवा चलेगी, हवा के साथ साथ जो अपने पास वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करेंगे। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और जिससे जो वाटर वेपर्स अपने सराउंडिंग का डिक्रीज हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर 9 ऑफ क्लास 9th चैप्टर 1 हाउ डज एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवोपरेटिंग। अब किसी ओपन वेसल में हम लिक्विड रखते हैं तो वो लिक्विड लगातार एवोपरेट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू गेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवोपरेशन। अब जो एवोपरेशन होता है उस दौरान की एनर्जी लॉस होती है, तो उस एनर्जी को लॉस हो रही है, उस एनर्जी को गेन करने के लिए तो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स कीप द सराउंडिंग्स कोल्ड। और ये जो सराउंडिंग से अब्जॉर्व कर रहे थे ये एनर्जी सराउंडिंग से अब्जॉर्व कर रहे हैं, हीट को अब्जॉर्व कर ले रहे हैं, इस कारण क्या होता है सराउंडिंग्स अपना कोल्ड रहता है। What happens when you pour some acetone on your palm? अब आप कुछ थोड़ी सी नेल पेंट रिमूवर है, एसीटोन है, उसको अगर अपने हथेली पे डालोगे तो क्या होगा। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड एवोपरेट कॉसेस द पाम टू फील कोल्ड। अब इसमें क्या होगा, जब अपने पास आप एसीटोन को हथेली पे डालोगे तो उस टाइम क्या होगा, जो एवोपरेट होगा वो लिक्विड, तो उस टाइम जो एनर्जी चाहिए उसको वो क्या करेगा, एनर्जी को अपनी हथेली से और सराउंडिंग से अब्जॉर्व करेगा हीट को। ठीक है, एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा, इस कारण अपने को हाथ कैसा फील होता है, ठंडा। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ एन ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कोल्ड द हॉट सरफेस। अब क्या होता है, गर्मियों के टाइम आपने देखा है कई लोग क्या होता है अपनी छतों पे पानी के छिड़काव करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इस कारण क्या होता है, जो पानी के छिड़काव करते हैं जो सरफेस है तो जहाँ पानी का छिड़काव किया जो वाटर है, अब वो वाटर एवोपरेट होगा, एवोपरेट के लिए क्या करेगा, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, इस सरफेस से। ठीक है, हॉट सरफेस से एनर्जी को लेगा, तो हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, हीट ऑब्जर्व करने के कारण वो क्या हो जाएगा, सरफेस ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। Can you cite some more examples from daily life where we feel the effect of cooling due to evaporation? और आप क्या कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें ये इफेक्ट ऑफ कूलिंग को देख सकते हैं। Why should we wear cotton clothes in summer? During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. अब गर्मियों के टाइम पे आप देखते हैं अपनी बॉडी से बहुत पसीना निकलता है जिससे अपनी बॉडी ठंडी रहे। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. अब हमें पता है जो पार्टिकल्स हैं, अब एवोपरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से लेंगे, अपनी बॉडी से और सराउंडिंग से एनर्जी को एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में उसको अब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, इस कारण और एब्जॉर्व करके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और इस कारण अपनी बॉडी ठंडी रहेगी। अब वो जो वेपर फॉर्म में बदलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो अपनी बॉडी से हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हीट ऑब्जर्व हो गई जिस कारण अब अपनी बॉडी को ठंडा फील होगा। कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी एवोपरेशन। अब कॉटन कैसा है, गुड ऑब्जर्वर होता है वाटर का, तो वो क्या करेगा अपनी बॉडी से पूरे वाटर को जो अपना पसीना है उसको वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और एक्सपोज करेगा एटमोसफियर में जिस कारण एवोपरेशन इजीली वे में हो सके।
वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आप जैसे फ्रीजर में से कुछ बॉटल निकालते हो, बॉटल है या कोई ग्लास टम्बलर है जिसमें बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है, तो आप उसको रखोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे उस पर आसपास में क्या वाटर, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, सून वी विल सी water droplets on the outer surface of tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. अब क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स अपने एयर में जो प्रेजेंट होते हैं, जब वो उस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, कोल्ड सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो एनर्जी को लॉस करेंगे, जिस कारण वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में और हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। और द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और इस कारण अपनी बॉडी ठंडी रहेगी। अब वो जो वेपर फॉर्म में बदलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो अपनी बॉडी से हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और हीट ऑब्जर्व हो गई, जिस कारण अब अपनी बॉडी को ठंडा फील होगा। कॉटन बीइंग ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी एवोपरेशन। अब कॉटन कैसा है, गुड ऑब्जर्वर होता है वाटर का, तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी से पूरे वाटर को, जो अपना पसीना है उसको, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और एक्सपोज करेगा एटमोसफियर में, जिस कारण एवोपरेशन ईजीली वे में हो सके। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आप जैसे फ्रीजर में से कुछ बॉटल निकालते हो, बॉटल है या कोई ग्लास टम्बलर है जिसमें बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है, तो आप उसको रखोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे उस पर आसपास में क्या वाटर, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, सून वी विल सी water droplets on the outer surface of tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. अब क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स अपने एयर में जो प्रेजेंट होते हैं, जब वो उस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, कोल्ड सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएंगे तो एनर्जी को लॉस करेंगे, जिस कारण वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में और हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देंगे।